नमस्कार, बहुजन संवाद में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव 2024 अब अपनी पराकाष्ठा पर है। 7वां चरण चुनाव 7वें आसमान तक पहुंच चुका है और 7वां आसमान में पहुंचने पर अभी इस समय हम देख रहे हैं मौसम की गर्मी अभी दिल्ली में 52% है, 52 डिग्री सेल्सियस चली गई है और सबसे ज्यादा तापमान अगर राजनीति का कहीं दिखाई पड़ रहा है तो वो हमारे बनारस में दिखाई पड़ रहा है, जहां से प्रधानमंत्री जी लड़ रहे हैं। और शुरुआत में कहा जाता था कि ये तो लड़ेंगे ही नहीं, इनके सामने कोई आएगा नहीं। और आज स्थिति यह है कि आज यह लोग सोचने पर बाध्य है कि ये हार करके जाएंगे कहाँ। खैर जो हो, कोई तो स्थिति है। और एक जमाना हुआ करता था कि इनको एक सीट नहीं मिलेगा, वो मिलेगा, 400 के पार चले जाएंगे। अब आज स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी भी आज सोचने के लिए विवश हो गई है कि हम कितनी सीटें पाएंगे। अगर हमारी सीट कम होगी तो हम कहां से उसकी व्यवस्था करेंगे, हमारी सीट कम होगी तो किसके नाम पर हम सहमति बनाएंगे। ये सारी चीजें आज की तारीख में उभर के सामने आ गई और इंडिया गठबंधन का हौसला बुलंद है, बुलंद हौसला है। शुरुआती दौर में तो लग रहा था कि इंडिया गठबंधन क्या करेगा, सारे दल एकजुट हो पाएंगे, वो ट्रांसफर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन जनता ने इनको धक्का मार करके आगे कर दिया कि नहीं, आगे बढ़ो और इनके इस दंभकारी सत्ता को उखाड़ फेंकना है। और आज फल ये हुआ है कि इंडिया गठबंधन 1 तारीख को 7वें चरण का चुनाव है, 4 तारीख को रिजल्ट आने वाला है और 1 तारीख को ही इन लोगों ने अपनी गठबंधन की बैठक बुलाई है। जाहिर सी बात है, जब तक सत्ता गठबंधन अपना बना है तो इनका कोई प्रोग्राम नहीं तय है, किस कार्यक्रम पर, किस रणनीति पर कैसे हम आगे सरकार बनाएंगे, हम आगे कैसे सरकार चलाएंगे। उस समय का कहा था कि ये मान लिया जाता था कि हम बहुमत में आ जाएंगे तो हमारे सारे सांसद मिलके अपना नेता चुन लेंगे, जिसको नेता चुन लेंगे वो प्रधानमंत्री हो जाएगा। और उसके बाद सारे दलों ने शायद इसी कारण से इंडिया का कोई एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी नहीं हो पाया। सारे दलों ने अपना अपना घोषणा पत्र जारी किया और उसके चलते लेकिन जनता, भारत की सम्मानित जनता, संप्रभु जनता ने एक विकल्प की तरफ आगे बढ़ गई। तो वो 1 तारीख को जो हमारी बैठक हो रही है, उस बैठक में आखिर मुद्दे क्या होंगे, वो बैठक में शायद वो संचालन के आगे होगा कि हम सरकार अगर बनाने जा रहे हैं तो तुम्हारा नेतृत्व क्या होगा, उसका फैसला तुम्हारे सांसद आकर के करेंगे। लेकिन वो कौन सी नीतियां होगी, वो कौन सी पॉलिसी होगा, वो कौन सा एजेंडा होगा जिस पर इंडिया गठबंधन काम करेगा, जिसको लेकर कि इंडिया गठबंधन अपनी एक रास्ता दिखाएगा कि नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी से अलग है, ये झुट्ठों की सरकार थी, ये लोग खाली ये जुमलाबाजों की सरकार थी। उसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच एक वरिष्ठ पैनल है। आइए हम उससे आपका परिचय कराएं। हमारे साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय सचिव और एटक की महासचिव कॉमरेड अमरजीत कौर जी हैं। आपका स्वागत है अमरजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ एनसीपी की एमएलसी महाराष्ट्र से आती हैं विद्या चौहान जी हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ ज्ञानेश बाकुड़कर जी हैं, वैसे तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं लेकिन ये तेलंगाना राष्ट्र समिति जो आज ये भारत राज्य समिति बन चुकी है, आप इसके पदाधिकारी हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता ये विजय मुकेश सिंह साहब जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ है पोस्ट डॉक्टर सुनीलन साहब। हम चाहेंगे कि डॉक्टर सुनीलन भी इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर सुनीलन। शुक्रिया तिवारी जी। मैं केवल क्योंकि अमरजीत कौर जी को जाना है, इसलिए मैं केवल एक दो चीज उनके सामने रखना चाहता हूं। असल में लोगों को पूरे देश में आशंका ये है कि लोगों ने वोट तो दे दिया है और वोट मोदी सरकार के खिलाफ में दिया है, इंडिया गठबंधन के पक्ष में दिया है, लेकिन लोगों को लगता है कि उस वोट को चुरा लिया जा सकता है या ईवीएम के माध्यम से गणना के अंदर चुराने की कोशिश हो सकती है। हमारा सवाल मुख्य तौर पर यह है आपसे कि अगर मैंडेट को चुराने की कोशिश होती है तो वोटर्स का विल प्रिवेल करे, इसके लिए इंडिया गठबंधन को क्या करना चाहिए। असल में हम लोग ये कार्यक्रम केवल और केवल इसलिए कर रहे हैं
कि इंडिया गठबंधन को अपने जो लोगों की सोच है, समझ है, वो अपने सुझाव दे सकें। कल दिल्ली के अंदर एक बैठक हुई थी, सिविल सोसाइटी के लोगों ने, इडालू कर्नाटका के लोगों ने एक शुरुआत की, बेंगलोर में उन्होंने मीटिंग की, पूरे देश के अंदर जो है मीटिंग करने के बाद में कल भी दिल्ली में मीटिंग की और उस मीटिंग के अंदर जो साथी तारा जी तो यहाँ पर आई हुई हैं, इडालू कर्नाटका का जो नेशनल लेवल के ऊपर जो कोऑर्डिनेट करने का काम कर रही हैं, उनका हम बहुत स्वागत करते हैं। तो हमारा मुख्य प्रश्न ये है कि इंडिया गठबंधन को ऐसी सिचुएशन के अंदर जब मैंडेट को चुराने की कोशिश होती है तो क्या करना चाहिए? अदरवाइज हम बातचीत करेंगे इंडिया गठबंधन क्या करे तो हम लोग कह देंगे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनना चाहिए, कुछ लीडरशिप के बारे में बात होना चाहिए, क्लेम करने के बारे में बात होना चाहिए, बहुत सारी बात हो जाएगी। लेकिन हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में बात करना चाहते हैं कि पीपुल्स रेजिस्टेंस किस तरीके से जो है दिया जा सकता है और उसमें इंडिया गठबंधन क्या कर सकता है। जी, तो मैं शुरुआत करता हूँ कॉमरेड अमरजीत कौर जी, आपके सुझाव के साथ में, और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद में हम तारा जी के सुझाव लेंगे, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। जी देखिए डॉक्टर सुनीलम, स्थिति तो काफी चिंतापूर्ण है, जैसा आपने भी कहा, आनंद जी ने शुरू में कहा, लेकिन आपने सीधे सीधे उस बात को कहा। तो सबसे पहला काम तो है इंडिया गठबंधन को देश की जनता से मुखातिब होने का, क्योंकि टेंशन जनता में है कि हमने वोट दिया है तो वो उसका जो सही तरीके से उसका निर्णय निकलना चाहिए, उसका फैसला होना चाहिए और उस तरफ देश बढ़ना चाहिए। देखिए, लोगों के बीच में ये कोई यूं ही भ्रम नहीं है, क्योंकि जो सत्ता में बैठे हुए हैं उनका ये रवैया रहा है चीजों के अंदर तोड़ मरोड़ भी करना और कॉन्स्पिरेसी भी करना और चीजों को बदलने की कोशिश करना, और ये लगातार 10 साल का रिकॉर्ड रहा है। तो जनता के बीच में अविश्वास की भावना तो है, इसीलिए सबसे पहला काम तो उसी जनता से इंडिया गठबंधन को जो है वो मुखातिब होना होगा, और उसमें मुखातिब होते हुए हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बहुत शातिर हैं जो बैठे हैं सत्ता में, वो चाहेंगे हिंसा हो, वायलेंस हो, अंतर्विरोध हो, उस तरीके की स्थिति पैदा की जाए। उस स्थिति के अंदर को पैदा करने में वो अपने लोगों को ही लगा देंगे आगे, जैसे बहुत बार बहुत से उदाहरणों में निकला कि किस तरीके से हिंदू बच्चों को मुस्लिम बना के इस्तेमाल किया गया जगह जगह के ऊपर दंगे फसाद कर, या इन चुनावों के दौरान बहुत को स्कल कैप पहना के मीटिंगों में बिठाया गया और फिर उन्हीं लोगों ने बता दिया कि नहीं हम तो हिंदू हैं, हमें ये बिठा दिया गया दिखाने के लिए कि वो हमारे साथ हैं, जबकि दूसरी तरफ लगातार जो नफरत की आंधी है लगातार बहाई गई। तो देश के अंदर एक तो अविश्वास का वातावरण है, दूसरा बहुत ही जहर जो उगला गया है उसकी वजह से हेट्रेड का वातावरण है। ऐसी सिचुएशन में आवाम अपनी तरफ से शांत रह के जो नतीजे निकले उन नतीजों को सही दिशा में पहुंचा सकें, उस किस्म के संयम की जरूरत है। तो वो संयम के बारे में चर्चा इंडिया ग्रुप को भी करनी होगी, हाउ टू रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन। जनता के बीच में पीस और हार्मनी को डिस्टर्ब किया गया इन 10 सालों में, और इस चुनाव में तो इति हो गई है, हद हो गई है। इसलिए पीस और हार्मनी बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडा रहना चाहिए फॉर द डिस्कशन के हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, हमारी बहुत प्लूरलिज्म है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की बात करते हुए चुनाव लड़ा गया है। तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन की रोशनी में हम लोग इन नतीजों को सही दिशा में पहुंचाएंगे, और इसीलिए जो जीत के लिए काम किए हैं उनको ही सबसे ज्यादा संयम दिखाने की जरूरत होगी, और दूसरों की प्रोवोकेशन में आकर के उनके ट्रैप में फंसना नहीं चाहिए। इसके ऊपर इंडिया ग्रुप के अंदर
ये डिस्कशन में आना चाहिए और उनको इस चीज का विश्वास दिलाना चाहिए कि हाँ, हम डेमोक्रेसी के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हम लड़े हैं, तो डेमोक्रेसी के प्रोसेस को सरअंजाम पहुंचाएंगे। उसके लिए आम आवाम पीसफुली अपनी मजबूती को दिखाएगा। तो उसी के सिलसिले में अगर सिविल ऑर्गेनाइजेशंस बात कर रही हैं, सिविल सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशंस बात कर रही हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज बात कर रही हैं, तो नेचुरली जब 1 जून को मीटिंग में बैठे ये पॉलिटिकल पार्टीज, तो उनको इस चीज को सबसे पहले संज्ञान में लेना चाहिए। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहती हूँ, हालांकि डॉक्टर सुनीलम ने कहा कि अभी हम इस बात में बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं कि मिनिमम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा तो क्या क्या होगा। इवन देन 1 जून इटसेल्फ कुछ इसके ऊपर मोटा मोटी चर्चा होनी चाहिए। देखिए, ये डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के डिफरेंट सॉल्यूशंस के उनके रास्ते, हर मुद्दे के ऊपर उनके ओपिनियंस डिफरेंट हैं, लेकिन सब एक चीज पे इकट्ठा हुए कि नफरत नहीं, हेट्रेड नहीं, पोलराइजेशन नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन की सेफ्टी, प्लूरलिज्म की सेफ्टी, और उसके साथ साथ आम जनमानस के लिए जो होना चाहिए, क्रोनिक कैपिटलिज्म से बाहर निकल के हिंदुस्तान के लिए, उसकी तरफ हम बढ़ना चाहते हैं। तो उसके वास्ते कुछ मोटा मोटी ये चर्चा आना चाहिए कि हमारे बहुत सारी चीजों पे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम एक साथ क्यों आए? क्योंकि डेमोक्रेसी का गला घोटा जा रहा था और कॉन्स्टिट्यूशन पे हमले शुरू हो गए थे, और हमारा एक दूसरे के साथ प्यार प्रेम से रहने में भी दिक्कतें इतनी पैदा की गई कि इवन परिवारों में झगड़े करा दिए गए, दोस्तों में झगड़े करा दिए गए, संस्थानों के अंदर झगड़े हो गए। मतलब कोई जगह नहीं बची कि जहां पर आप पीसफुली बात करते हो, इतनी ज्यादा नफरत। तो उसी के वास्ते मैं ये समझती हूँ कि जहां हमें इस चीज पे बहुत गहरी नजर रखनी होगी कि जो लोगों का वहम है, जो शक है, शुबा है, तो उसकी राखी कैसे की जाए। तो अभी तक जितनी भी जगहों के ऊपर स्ट्रॉन्ग रूम्स में ईवीएम रखी गई है, वहां पे हमारा क्या रोल होगा? जहां जहां रखी गई हैं, जहां जहां कोशिशें की गई, पिछले दिनों देखा गया कि 45 मिनट के लिए एक जगह पे सीसीटीवी कैमरास ऑफ थे स्ट्रॉन्ग रूम के। तो इस किस्म की जो हरकतें हैं उनको देखने की जरूरत होगी, मद्देनजर रखते हुए लोगों को विजिलेंट रहने की जरूरत होगी। पीसफुली गैदरिंग्स करने की जरूरत पड़े तो उन गैदरिंग्स को करने के लिए तैयार रहना होगा। अपनी अपनी सिटीज के अंदर भी तैयार रहने के साथ साथ कंस्टिट्यूएंसी वाइज ये डिसेंट्रलाइज्ड ढंग से जितना हम इन चीजों को हैंडल करेंगे कॉमन मैन को साथ लेकर के, उतना ही हम को संभाल पाएंगे। तो इसलिए डिसेंट्रलाइज्ड ढंग से हम किस तरीके से कंस्टिट्यूएंसी वाइज लोगों में ये कॉन्फिडेंस बना के रखें, और जहां जहां ईवीएम्स है, स्ट्रॉन्ग रूम्स है, उनके बाहर पहरा की लोगों को ये आश्वस्त हो कि कोई बदलने नहीं जा रहा ईवीएम को। ये शक तो है कि 5%, 6%, 4% कैसे बढ़ गया, वी डू नॉट नो, द थिंग्स विल अनरोल। लेकिन जो सीधी बात ये है, खरीद फरोख्त का दायरा शुरू होगा, पैसे फेंके जाएंगे, अभी से रणनीतियां बनाई जा रही हैं जो सत्ता में बैठे हैं कि किन किन पार्टियों को तोड़ा जा सकता है, किन एमपीज को खरीदा जा सकता है। वो सारी रणनीति जो है सत्ता पक्ष की तरफ जी कॉमरेड, हम फिर से आपके पास आएंगे, एक बार मैं चाह रहा हूं कि सबका प्राथमिक एक टिप्पणी ले लेता हूं। आपने समय निकाला, बहुत धन्यवाद। मैं सीधे तारा जी के पास चलता हूं। तारा जी, आपने बेंगलोर में मीटिंग की, दिल्ली में मीटिंग की, आप किस तरीके, आपको क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन को किस तरीके के फैसले लेने चाहिए? सिविल सोसाइटी जो फैसले करेगी वो तो अपने फैसले करेगी, लेकिन इंडिया गठबंधन को धांधली को रोकने के लिए विशेष तौर पे मतगणना के दिन क्या कुछ करना चाहिए, इसको लेकर के आपकी क्या समझ है, वो आप बहुजन समाज के दर्शकों के साथ साझा करिए। नमस्कार। 2 चीजें हैं, मैं सीधी बात पे आती हूँ। भावना जी, आप म्यूट कर लीजिए। भावना जी, म्यूट कर लीजिए। 2 चीजें हैं जो हम सबके लिए चैलेंज हैं अभी।
अब मतदान तो खत्म हो जाएंगे 1 तारीख को, हमें नेक्स्ट फेज 8 बोलिए, फेज 8 के लिए तैयारी करनी ही है। इसमें 2 चीजें हैं कि ये गिनती कैसे होगी, और गिनती के बाद अगर जब रिजल्ट आएगा तो ये मैंडेट को चुरा के नहीं ले जाएंगे थ्रू हॉर्स ट्रेडिंग। इन दोनों चीजों के लिए सबका बहुत ही बड़ा योगदान रहना पड़ेगा। एक तो है कि सब जो एक्टर्स हैं इसमें, उनका अपना ही ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल पक्का हो, और दूसरी बात अक्रॉस एक्टर्स हमारा कोऑर्डिनेशन कैसा चलेगा। अब आप पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहे हैं, देखिए दोनों मीटिंगों में बंगलोर और दिल्ली में पॉलिटिकल पार्टीज आई थी। हमें लगता है कि हमारा थोड़ा सा कलेक्टिव समझ थोड़ा बड़ा है कि ये वाकई में एक चीज है जो हमको एक साथ खड़े होकर संघर्ष करना पड़ेगा, पर हमारे स्पेशल रोल्स हैं इसके लिए। तो जहां हमें एक्सेस नहीं है उनको है, जहां उनको एक्सेस नहीं है वहां हमको है। तो ये जो काउंटिंग की बात है, गिनती की जो होगी गणना, वहां पे देखिए अंदर काउंटिंग एजेंट्स होते हैं। डॉक्टर सुनीलम को बहुत अच्छी तरह मालूम है ये चीजें, क्योंकि वो रह चुके हैं अंदर वहां पे जब काउंटिंग होता है। ये बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है, क्योंकि हम बिल्कुल काउंटिंग एजेंट्स पे निर्भर हैं कि वो जब ईवीएम्स को खोलेंगे तो उसकी सही तरह से चेकिंग हो। फॉर्म 17C जो भी है, जो भी चेकिंग होना है, नॉट टू गेट इनटू टू मच टेक्निकलिटी, पर कि ये सही वाला ईवीएम है, नहीं तो रोकना है पोलिंग को कि ये गिना नहीं जाएगा। मतलब कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका जो ये काउंटिंग एजेंट्स के लिए मोटिवेशन है, और उनका बिल्कुल पिवट रोल है इसमें काउंटिंग में, ये बहुत अच्छी तरह उनको समझाना पड़ेगा। और ट्रेनिंग के जरिए, और ये ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है जितना हमें मालूम है पार्टियों के तरफ से, कौन कौन सी पार्टियों में नहीं हो रहा है ये भी चेक करना है। पर जहां जहां मेन पार्टीज में डीएमके, कांग्रेस और बाकी सब में चेक होगा अभी। पर ये जो कंसिस्टेंसी बिल्कुल सॉलिड कि हमारे जो काउंटिंग एजेंट्स हैं वो बिल्कुल खड़े रहें वहां से हिले ना, और वो जो पॉलिटिकल पार्टीज की उनकी बैकिंग हो कि वो वहां पे एक सॉलिड मकसद के लिए हैं, ये बहुत ही जरूरी है। वो एक बात हुई। दूसरी चीज ये है कि काउंटिंग के अलावा जो हमारे सेकंड सिनारियो में, और मैं ये 2 ही चीज रखूंगी अभी, ये जो हमारा ट्रांजिशन होगा, जो भी सरकार आए, ये जो ट्रांजिशन होगा 4 तारीख के बाद, इसका ट्रांजिशन में पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत अच्छी तरह समझना होगा कि उनका क्या रोल है। ये बहुत ही जरूरी है, और ये हमें थोड़ा सा अच्छी तरह से समझाना होगा, और हमें थोड़ा सा म्यूचुअल ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ना होगा। क्योंकि पॉलिटिकल अब ये बात हुई है दिल्ली की मीटिंग में कि भाई ये भी इवेंचुअलिटी आ सकता है कि हम सड़क पे उतर आए और आप बिल्कुल सामने होंगे, और ये उनको लगा हाँ हाँ तो हम तो होंगे ही, लाइक माइंडेड पार्टी के मेंबर्स भी होंगे, ये सब हुआ है। पर इसके लिए थोड़ा सा और काम करना होगा, ताकि हम सब एक ही समझ से ये शुरुआत करें। ये 2 चीजें जो ट्रांजिशन की है और एक काउंटिंग की है, इसमें 2 वेरी इंपॉर्टेंट
जो रोल्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज को प्ले करनी है, ये हर कंस्टिट्यूएंसी में ऑल इंडिया अलायंस सारे पार्टियों को अपने अपने कैंडिडेट्स का, काउंटिंग एजेंट और कैंडिडेट्स को बिल्कुल अच्छी तरह निगरानी रखना, ये बहुत ही जरूरी रहेगा। और हम भी अपना अपना काम हम भी निभाएंगे, ये इनको बहुत अच्छी समझ आ जाए और हो जाए ये काउंटिंग के पहले, 4 तारीख के पहले। शुक्रिया। यही बहुत आपका शुक्रिया। मैं विद्या जी के पास चलता हूँ। विद्या चौहान जी स्पोक्स पर्सन भी हैं, स्पोक्स वीमेन हैं, एनसीपी की एमएलसी भी हैं, पुराना लीडर हैं। मैं उनसे जानना, बहुत सारे चुनाव उन्होंने लड़ाए हैं, जो है मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है, अगर कोई गड़बड़ करने पर उतारू है, रिटर्निंग ऑफिसर उतारू है, ईवीएम के माध्यम से उतारू है, जिस तरीके से ये जो 6% वोट बढ़ा दिया गया, वो तो एक तरीके से मास लेवल के ऊपर कर ही दिया है घोटाला। इस सब का मुकाबला करने के लिए इंडिया गठबंधन को क्या तय करना चाहिए? मेरा एम्फेसिस इस बात को है कि 1 तारीख को इंडिया गठबंधन क्या तय करे। अगर हम लोगों की कोई सलाह सुनी जाने वाली हो कहीं पे, तो वो क्या सलाह है? जी विद्या चौहान जी। नहीं, मुझे लगता है कि हमारी सलाह बहुत महत्वपूर्ण है और इसके ऊपर अच्छी तरह से ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों की सोच थोड़ी हमारे से अलग होती है और एक बार हो गया तो हो गया, अभी आगे क्या कर सकते हैं, इस तरह से छोड़ नहीं देना चाहिए। क्योंकि आज देश में अगर देखेंगे, यूपी जाइए या बिहार जाइए या महाराष्ट्र में आइए, वातावरण काफी बदल गया है और ये मोदी जी को और शाह जी को अच्छी तरह से मालूम है कि ये चुनाव अलग है और कुछ ना कुछ होने वाला है। लेकिन जिस तरह से लोगों में पैसे बांटे गए हैं, उसी तरह से अभी ईवीएम में कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर ये लोग करेंगे, क्योंकि इनके ऊपर कोई विश्वास नहीं है। और हर जगह जहां भी हम लोग जाते हैं तो लोगों में से भी, मतदारों का भी ये कहना है कि कुछ ना कुछ धांधली ये लोग करेंगे। अभी ऐन वक्त पे जब वोट की गिनती होगी, वोटों की गिनती होगी, तो किस तरह से उसे ध्यान रख के, पूरी अच्छी तरह से ध्यान रख के, अगर कोई धांधली होती है, बीजेपी कोई गड़बड़ी करना चाहती है, तो मुझे लगता है कि जहां पर ये गिनती होगी, वहां पर जो है वो चुनाव में जो कैंडिडेट है उनको बोलने का अधिकार होता है, तो उन्होंने अपने अधिकार का इस्तेमाल करके उसे ताबड़तोब उसको रोकना चाहिए और कहना है कि आगे की गिनती नहीं होगी, यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो गई है। तो ये हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर होता है तो मुझे लगता है आगे हमें कुछ करने का मौका मिलेगा। अगर एक बार इन्होंने गए 2019 में ऐसा ही किया था कि ऑनलाइन सब ये चल रहा था कि हमें आंकड़े पूरे देश से मिल रहे थे, लेकिन जब भाजपा को ये पता चला कि इससे अगर टैली करेंगे वोट्स, तो चुनाव के वोट्स यानी ऑनलाइन आ रहे हैं जो वोट्स और रिजल्ट जो आ रहे हैं और प्रत्यक्ष जो हो रहे हैं उसमें कुछ तफावत आ रही है, तो उन्होंने ये तुरंत ऑनलाइन का ये जो बंद कर दिया था। तो ऐसा ऐन वक्त पे चुनाव आयोग को ये बंद करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। हमें डायरेक्टली पूरे देश के रिजल्ट जो है वो समझने चाहिए और किस तरह से, यानी अगर कुछ हो जाता है तो ये भाजपा वाले ये कहेंगे कि चलो फटाफट हमारे में हमारी सत्ता आ गई है, अभी हम लोग शपथ विधि कर लेंगे, लेकिन इसके ऊपर तुरंत बहिष्कार होना चाहिए कि भाई ऐसे भाजपा अगर जोर जबरदस्ती से सत्ता में सत्ता हाथ में लेना चाहती है तो ये जोर जबरदस्ती उनको नहीं करने देनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि हर एक राज्य में बदलाव बहुत अच्छी तरह से हो रहा है और इसके लिए मुझे लगता है 1 तारीख की जो इंडिया की गठबंधन की जो बैठक है, इसमें बड़े बड़े सभी वरिष्ठ नेता आ रहे हैं, तो उसके ऊपर मुझे लगता है कि वो जरूर कुछ ना कुछ सोचेंगे। लेकिन हमारा भी फर्ज है कि
हम लोग किस तरह से अगर कुछ गड़बड़ी करने के चांसेस होते हैं तो वो गड़बड़ी को तुरंत वही रोकना चाहिए, इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अगर इनको कम सीट्स मिलती है तो कुछ भी ये कर सकते हैं, तो ये कुछ भी जो है वो धांधली गड़बड़ी करने के लिए उन्हें मना करने का, उन्हें रोकने का काम हम लोगों को हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज अलग अलग राज्यों में ये अलग अलग होगा, तो इसका बहिष्कार करना चाहिए। उसका पूरे, यानी मैं नहीं चाहूंगी कि दंगे करे, गड़बड़ी करे, लेकिन इसका विरोध वही होना चाहिए, चुनाव आयोग के सामने होना चाहिए कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, उसे रोक लो। अगर नहीं रोकते हैं तो उसमें पॉलिटिकल पार्टीज ने इंटरफेरेंस करके उसको रोकने की जरूरत है। आवाज नहीं आ रही। आप म्यूट हो सुनीलम। सुनीलम आप म्यूटेड हैं, अनम्यूट कीजिए। हाँ, अनम्यूट कीजिए। जी, मैं दर्शकों की जानकारी के लिए और पैनलिस्ट सबसे मैं ये बात कहना चाहूंगा कि असल में जब काउंटिंग एजेंट एक बार अंदर चले जाते हैं तो वो बाहर की दुनिया से पूरे कट जाते हैं, और उसके बाद में अंदर जो एक तरीके का एक फियर साइकोसिस जो पैदा किया जाता है, अंदर कोई भी जो जिस टेबल पे बैठा है उसे हटने की इजाजत वहां से नहीं देते हैं। केवल कैंडिडेट या कैंडिडेट का जो एजेंट है केवल वही घूम सकता है, बाकी सबको अपने ही टेबल के ऊपर बैठे रहना है, और वो उनके पास कोई फोन नहीं रहेगा। वो किसी आपस में भी मिलने जुलने के लिए वो पूरा का पूरा इस तरीके का अंदर रस्सियां लगा करके और वो सब कुछ बांध बूंद देते हैं कि आपको आपस में भी नहीं मुलाकात करने देंगे। मेरा कहना यह है कि ऐसे वक्त में केवल काउंटिंग एजेंट और जो कैंडिडेट है और उसका इलेक्शन एजेंट है, इन्हीं लोगों की भूमिका है। और अगर ये लोग जो कुछ धांधली चल रही है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और अगर सर्टिफिकेट इश्यू हो जाता है, रिटर्निंग ऑफिसर किसी को जीता हुआ डिक्लेयर कर देता है, तो बाहर कुछ भी करते रहिए आप, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये बात एकदम स्पष्ट होनी चाहिए सब लोगों को कि जो कुछ भी है, या तो आप आरओ के ऊपर पहले से इतना दबाव पड़ जाए कि वो कोई भी गड़बड़ ना करे, वो निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से पूरा चुनाव कराए, और अगर वो इस बात को उतारू है कि उसे मैनिपुलेट करना है, करवाना है और किसी कैंडिडेट विशेष को जिताना है, तो फिर अंदर के लोगों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। और इसीलिए जो बातचीत चल रही है कि इंडिया गठबंधन ये तय करे कि हम लोग अपनी कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी डिस्ट्रिक्ट जो अपना हर लोकसभा क्षेत्र में बनाए, और सिविल सोसाइटी के लोग, किसान आंदोलन के लोग, मजदूर आंदोलन के लोग, सब लोग मिलकर के अगर लोकसभा क्षेत्र के स्तर पर एक ऐसी समन्वय समिति बन जाए जो पूरी चीज को कोऑर्डिनेट करे, जो पूरी चीज पे निगरानी करे, तो फिर मामला केवल 4 तारीख के चुनाव का और नतीजे का नहीं है, मामला ये भी है कि उसके बाद क्या होना है। क्योंकि हमारे मुद्दे जो हैं वो तो सबके मुद्दे हैं ही, उसको लेकर के आगे क्या करना है। खैर, मैं आगे बढ़ता हूं और मैं ज्ञानेश जी के पास में चलता हूं, और मैं उनसे जानना मैं चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि 1 2 3 4 इंडिया गठबंधन को धांधली को रोकने के लिए क्या निर्णय करने चाहिए? नमस्ते सभी के लिए। बीच बीच में संपर्क टूट रहा है, लेकिन आपने बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन भी दी, बहुत अच्छी। फैक्चुअल पोजीशन ये है कि अंदर जब जाएगा आदमी तो किसी को, बाहर के आदमी को किसी को कोई अधिकार ही नहीं रहता और कुछ कर भी नहीं सकता। अब इसमें क्या करना होगा, अभी तक वोटिंग का तो मामला हो गया खत्म, समझ लीजिए। एक फेज है, कम जो है मतदान क्षेत्र बचे हुए हैं, वहां पे जो करना है वो करेंगे। मेन बात काउंटिंग के लिए हमें व्यवस्था करनी होगी। तो काउंटिंग में एक सिस्टम है, आपको मालूम है कि एक समझ लीजिए 10 कैंडिडेट खड़े हैं, 10 कैंडिडेट खड़े हैं, तो उसमें एक बीजेपी का होगा डेफिनेटली, या फिर उनके सहयोगी का होगा। दूसरा कैंडिडेट कांग्रेस का होगा या उनके सहयोगियों का होगा, और बाकी के 8 कैंडिडेट जो होते हैं वो करीब करीब बहुत ही छोटे पार्टी के या फिर अपक्ष कैंडिडेट होते हैं। अभी मुझे तो 10 में से एक कांग्रेस का, एक बीजेपी का और 8 अपक्ष या अन्य छोटे दलों के होते हैं, समझ लीजिए। तो इसमें क्या होता है, बीजेपी का काम करने का तरीका ये
है कि जो अपक्ष कैंडिडेट होते हैं उनके प्रतिनिधि काउंटिंग सेंटर पे भेजने के लिए भी उनको पैसा खर्च करना पड़ता है, तो वो तो अपक्ष वाले करते नहीं है क्योंकि उनको मालूम है अपन तो जीतने वाले हैं नहीं। तो बीजेपी वाले क्या करते हैं जनरली कि ऐसे अपक्ष वाले जो भी कैंडिडेट है या छोटे कैंडिडेट के पास जाते हैं, उनसे फॉर्म भरवाते हैं और उनकी तरफ से अपना कार्यकर्ता उनका एजेंट करके अंदर भेजते हैं। अपना कार्यकर्ता मतलब कार्यकर्ता बीजेपी का रहेगा मगर एजेंट करके वो दूसरे कैंडिडेट का होगा जो अपक्ष है। अब ऐसा समझ लीजिए कि अंदर में जो सिचुएशन क्या बन गई कि एक कांग्रेस, एक बीजेपी और बाकी बचे हुए 8 में से समझ लीजिए 7 अपक्ष है, मगर ऑफिशियली किसी के भी प्रतिनिधि हो, एक्चुअली वो बीजेपी के सपोर्टर होते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता होते हैं। और जब भी कोई अंदर ऑब्जेक्शन लेने वाली बात आ गई तो कांग्रेस वाला एक ऑब्जेक्शन लेगा और बाकी 7 + 1 ये सब किसके तरफ होंगे? बीजेपी के फेवर में हो जाएंगे कि नहीं ऐसा हुआ ही नहीं, नहीं ये बराबर है, नहीं उन्होंने जो 2000 वोट पोल किए तो बराबर है, काउंटिंग में 2000 ही आए हैं, तो ये सपोर्ट करेंगे गड़बड़ करने वाले अधिकारी के साथ में, ये गड़बड़ करने वाले अधिकारी के फेवर में हो जाएंगे। इसीलिए वहां पे कोई अंदर में ऑब्जेक्शन भी डाल देगा तो बीजेपी का पलड़ा भारी हो जाएगा और वो सर्टिफिकेट इशू कर देगा। सर्टिफिकेट एक बार इशू कर दिया कि मामला खत्म हो गया, फिर आप 10 साल 15 साल चक्कर काटते रहिए कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट तक, कुछ होने वाला है नहीं। तो इसलिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले ये जो अपक्ष वाले कैंडिडेट है इनके प्रतिनिधियों से संपर्क में रहना होगा। अगर वो कैंडिडेट अपने प्रतिनिधि नहीं भेज पा रहा है तो कांग्रेस जैसी पार्टी को या बड़ी पार्टी को जो अपने इंडिया गठबंधन के साथ में है उनको अपने प्रतिनिधि वहां पे भेजने पड़ेंगे, सिग्नेचर उनकी होंगी, पैसा भी लगता है खर्च वगैरह वहां पे, तो जो देना है वो करना होगा। और अपने ये कैंडिडेट को एक साथ रहने के लिए, एक साथ ऑब्जेक्शन लेने के लिए बोलना पड़ेगा। वो मनमानी करेगा भी काउंटिंग अधिकारी तो भी 1 वर्सेस 7 या 1 वर्सेस 8 का अगर ऑब्जेक्शन आ जाएगा, राइटिंग में लिखा होगा, राइटिंग में लिया हुआ होगा, तो डेफिनेटली इसका असर आगे पड़ेगा। और इतना ही नहीं, काउंटिंग एजेंट पे भी मोरल या साइकोलॉजिकल इफेक्ट डेफिनेटली पड़ेगा, क्योंकि 7 लोग 8 लोग यार खिलाफ में है और एक आदमी बीजेपी का साथ में है, तो उसका भी मोरल डाउन हो जाएगा, इतनी बदमाशियां कर नहीं पाएगा। अपने को मालूम है कि वो जो अभी मामला हुआ था ना, तो मेन बात कैसे, इसलिए एक बात होगी। दूसरी बात, इसके पहले भी कुछ करना होगा, इसके पहले भी करना होगा। 3 तारीख तक या काउंटिंग तक हमें क्या करना होगा कि छोटे छोटे ग्रुप बनाने होंगे, पोस्ट डालनी होगी, ये गड़बड़ियां हो सकती है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज भी अब विदेशों में चले गए हैं, छुट्टियां मना रहे हैं, देश को छोड़ दिया है उन्होंने, और वो ऐसे मझधार में छोड़ दिया है, इस बात पे भी बात करनी होगी। वो आर्मी चीफ का ये कर दिया, एक्सटेंशन कर दिया वगैरह वगैरह, कुछ बदलियां कर दी है बड़े बड़े ऑफिसर्स की, जो कि करने का अधिकार नहीं है प्राइम मिनिस्टर को, ये सब कर दिया है। इसलिए लोकतंत्र हैक करने का, लोकतंत्र का ये करने का इन्होंने पूरा इस पे गड़बड़ करता है, तो उसके तरफ हम देख रहे हैं, हम हर चीज पे हमारा ध्यान है। इसलिए बस्ती बस्ती में घूमना होगा, जाइए, बैठिए, तिरंगा झंडा हाथ में रखिए, चर्चा करिए, हो सके तो रोड से 10-15 के ग्रुप में साइकिल मार्च करिए। निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, निष्पक्ष नहीं करेंगे, तानाशाही प्राइवेट मार्केट में चर्चा करिए, गार्डन में चर्चा करिए, ये सब माहौल बनाना होगा। इससे क्या होगा कि ऊपर वाले कितनी भी गड़बड़ियां करने की कोशिश में होंगे, मगर आज क्योंकि अधिकारी वगैरह, काउंटिंग अधिकारी भी तो हमारे हिस्से में, हमारे साथ में रहते हैं ना, वो कोई स्वर्ग से जैसे मोदी जी आए होंगे ऊपर से, मगर वो जो अधिकारी है ना, वो भी तो हमारे समाज का हिस्सा है। इसीलिए उन पे एक दबाव बनेगा, उन पे दबाव बनेगा। इसमें संघ के लोग और बीजेपी का जो विरोधी ग्रुप है जी, संघ के लोग इसमें पर्दे के पीछे रहकर बहुत अच्छी साथ दे सकते हैं। वो बीजेपी और संघ में बहुत बड़ी दरार है, बहुत बड़ी डायरेक्ट लड़ाई शुरू हो गई, इसमें कोई शक नहीं है। और इसीलिए इन सब बातों का फायदा लेते हुए हमें दबाव ही ऐसा बनाना होगा, बाहर में भी, अंदर वो अधिकारी को डर लगना चाहिए कि अंदर में, और इतना सारा मजमा वहां पे खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल घोषणा तिरंगा, और किसी पार्टी का झंडा नहीं, अपना तिरंगा झंडा लेके, और बाहर में ऐसा दबाव बनना चाहिए कि अगर गड़बड़ करता हूं तो श्रीलंका का याद दिलाइए,
श्रीलंका में क्या क्या हुआ, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को कैसा भागना पड़ा, ये सब बातें जो है ना, तो ये सब ये जो पोस्ट जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, तो इन पे ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि हम अगर गड़बड़ करते, हम अगर बेईमानी करते हैं तो समाज हमें छोड़ेगा नहीं, इसका बदला शांति। हम तो कोई हाथ में शस्त्र लेंगे नहीं, हम तो कोई कानून हाथ में लेंगे नहीं, मगर दबाव चोरों पे अगर गांव जाग रहा है ये पता चला तो कोई भी डाकुओं का गिरोह गांव में घुसने की हिम्मत नहीं कर सकता। अभी तो डाकुओं का गिरोह अंदर आ चुका है, गांव में आ चुका है, मगर हम सोए हुए, हम असंगठित है, तो हम संगठित रूप से अगर मैदान में आ जाए तो डाकुओं का गिरोह भाग जाएगा, कुछ डाकू पकड़े जाएंगे, और जो जैसे भी पकड़े जाएंगे तो फिर आपको तो मालूम है। इसलिए मुझे लगता है कि जनता का दबाव इस तरीके से बनना चाहिए। नहीं, बहुत अच्छा आपने पूरी बात अपनी रख दी है। मुझे लगता है कि जो वास्तव में पूरे देश में स्थिति है कि भाजपा के खिलाफ में लोगों ने वोट दिया है, इंडिया गठबंधन के लिए वोट दिया है, ये बात जो है पब्लिक के बीच में नैरेटिव के तौर पर अगले 1, 2, 3, 4 दिन में सब लोगों को अपने अपने तरीके से बोलनी चाहिए, बतानी चाहिए, और जो बात गणेश जी ने कही है उस तरीके की तैयारी रखनी चाहिए। मैं अब आता हूं मुकेश सिंह जी के पास में। मुकेश जी, आपके तो नेता जो हैं उनको तो जेल में ही डाल दिया, उनको तो जो है बंदी कर दिया था, है ना, और अभी छूटे हैं, 2 तारीख को फिर उन्हें भी जेल में डाल देंगे। तो अब ऐसी स्थिति के अंदर पहले भी नेताओं को जेल में डाला है, तो आने वाला जो दृश्य है, और कल तो जो है मैं देख रहा था अरविंद केजरीवाल जी का इंटरव्यू, उन्होंने तो 28 नेताओं के नाम लेके कहा कि ये सब लोग जेल चले जाएंगे अगर मोदी वापस आ गए तो। अब इसलिए इस गड़बड़ी को, इस पूरे घोटाले को कैसे रोका जाए, इसके बारे में क्या सोच रहे हैं आप मुकेश जी? आप सभी का अभिवादन। देखिए, आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, आज के पहले शायद कभी हुआ नहीं इस तरह की चर्चा। चुनाव के दरमियान की वो चुनाव हो रहे हैं और कैसे हम चोरी रोकें, क्योंकि वास्तव में चुनौती बड़ी अजीब सी है। इसका ट्रेलर हम लोगों ने चंडीगढ़ में देखा, जिस तरीके से सत्ता पक्ष ने डकैती करने का प्रयास किया, और मोदी और अमित शाह की जो कार्यशैली है उससे ये प्रतीत होता है कि तय है कि किसी भी कीमत पर ये हार बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। जबकि जमीन पर स्थिति यह है कि जमीन पर लोगों ने एनडीए के खिलाफ वोट दिया हुआ है। लेकिन ये भी बहुत चिंता का विषय है कि लोग ये कह रहे हैं कि हम वोट तो दे रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार बन जाए, एनडीए की सरकार न बने, इंडिया की सरकार बन जाए, ये ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि ये लोग बेईमानी करेंगे। तो जब इस तरह की परिस्थिति देश में आ रही है तो इसके लिए वास्तव में हमको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। रही बात आम आदमी पार्टी की कि हमारे मुखिया सरेंडर कर देंगे और जेल चले जाएंगे, कोई बात नहीं। हम लोग चंडीगढ़ में भी सतर्क थे और हम लोगों को आता है कि अपने जो हमारे मत पड़े हैं उसकी रक्षा कैसे करनी है, हम बार बार इस बात को साबित कर चुके हैं। तो हम लोग पूरी तरह से सतर्क हैं और हम लोग चाहते भी हैं कि पूरा इंडिया अलायंस सतर्क रहे। जरूरत पड़े तो सड़कों पर प्रतिरोध भी होना चाहिए। जो टेक्निकल इशू है उसको पूरी तरह से उस पर भी तैयार रहना चाहिए। उसको हल्के में नहीं लेना है कि नहीं चुनाव हो गया, अब गिनती जो होगी उसका परिणाम हमको स्वीकार कर लेना है, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर जनता ने आपके पक्ष में वोट दिया है तो किसी भी कीमत पर जनता की आवाज बुलंद होनी चाहिए। इसके लिए हमको काम करने की आवश्यकता, हमको सतर्क रहने की आवश्यकता है और हमको लड़ने की आवश्यकता है, और लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अमित शाह और मोदी जी का जो कैरेक्टर है वो ये बताता है कि हम हर हालत में बेईमानी करेंगे, हर हालत में हमको सत्ता चाहिए। तो निश्चित तौर पे जो ये अब रही, देखिए अभी ये जब डिबेट की चर्चा हो रही थी, चूंकि हम बनारस के हैं तो थोड़ी सी बनारस की बात करना चाहेंगे, क्योंकि डॉक्टर आनंद जी बनारस की भी चर्चा कर रहे थे। बनारस का जैसे कि भी आखिरी फेज में बनारस में चुनाव है, और बनारस का जो पिक्चर हम देख पा रहे हैं जब लोगों के बीच में जा रहे हैं, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर शहरी उन क्षेत्रों में भी जब हम जा रहे हैं जहाँ जो कि रोज कमाने वाले हैं, रोज खाने वाले लोग हैं, या ये कह लीजिए कि स्थिति इस तरह की भी ऐसे लोगों की हो गई है कि एक टाइम उनके यहाँ भोजन बन पाता है तो एक टाइम नहीं भी बन पाता है। तो ऐसी संख्या बहुत बड़ी है। वो सारे लोग आज मोदी के खिलाफ हैं बनारस में, और बनारस में मोदी के खिलाफ वोट करने वाले हैं। आप लोग जब फील्ड में जाएंगे तो पता चलेगा। डॉक्टर आनंद
बनारस की फील्ड में गलियों में घूमते हैं, उनको पता है। जो बसपा का वोटर है, कोर वोटर है, वो भी इस समय इंडिया अलायंस के पक्ष में वोट करने जा रहा है। तो बनारस में भी भारतीय जनता पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के मुखिया मोदी जी की हवा खराब है। तो तय बात है कि जी जी जो मोदी जी अपनी जी धन्यवाद। जी, बहुत शुक्रिया। हम लोग भी मोहन सराय गए थे, जहाँ पर बहुत ही लाठीचार्ज हुआ था किस तरीके से भूमि अधिग्रहण के सवाल को। तो वो जो बात आप कह रहे हैं एकदम ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम लोगों का यहाँ पे चर्चा का विषय ये है। तो मेरा सीधा अब मैं तिवारी जी के पास चलता हूँ। तिवारी जी से मैं पूछना चाहता हूँ, मैं खुद बिहार में था। बिहार में मैंने देखा कि 15 सीटों की गड़बड़ की ईवीएम की एडमिनिस्ट्रेशन ने सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके और अपनी सरकार बना ली। तेजस्वी यादव रह गए, उन्होंने कोई आंदोलन नहीं चलाया। इसके बाद में मैंने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं उत्तर प्रदेश में था, 100 विधानसभा क्षेत्रों में उस समय मैंने दौरा किया था। मैंने देखा कि वहां पे सरकारी मशीनरी का ईवीएम का पूरा घोटाला हुआ और फिर उसके बाद में स्वीकार कर लिया गया। अब सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन क्या ये निर्णय करने की स्थिति में होगा कि अगर मैं कोई इसकी बात नहीं कह रहा कि अपनी तरफ से वो मान लें, लेकिन अगर वो जितने लीडर्स हैं वो अगर बहुत सीनियर लीडर्स हैं, बहुत अनुभवी हैं, सीजन्ड हैं और उनके पास में जानकारियों के अनंत स्रोत हैं, अगर वो इस बात को लेके कन्विंस्ड हैं, तो क्या वो इस बात को लेकर के निर्णय लेंगे कि हम सड़कों के ऊपर रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे, हम फैसले को हम अस्वीकार करेंगे? क्या इतनी हिम्मत इंडिया गठबंधन दिखाएगा? ये मेरा सवाल है ना? आपसे सवाल है, इसके बाद में मैं फिर ये सवाल अमरजीत जी से और जो है आगे भी तारा जी से भी मैं और सब पैनलिस्ट से लूंगा। जी, संक्षेप में तिवारी जी। इस संदर्भ में मैं व्यावहारिक रूप से मैं बता रहा हूँ, पिछले विधानसभा चुनाव में इसी बनारस की शहर दक्षिणी की सीट है, जो कि ये मोदी के नाक का बाल बना हुआ था, और वहां पर भारतीय जनता पार्टी का इनका प्यारा मंत्री मोहम्मद तिवारी हारने जा रहा था, और 3 बार वहां पर काउंटिंग हुआ, सब हुआ, और हम सारे लोगों ने वहां रोक करके बिल्कुल रोक दिया था, जाम कर दिया था, सब कर दिया, और हमारे सारे कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए, 150-200 लोग गिरफ्तार किए गए। लेकिन जिस तरीके से उसके ऊपर बाहर सपोर्ट ऊपर से होना चाहिए था, शायद वो सपोर्ट हमारे कार्यकर्ताओं को नहीं मिल पाया, जिससे उनका उत्साह भंग हुआ। तो पहली बात तो यह है कि नीचे तो कार्यकर्ता करता है, लेकिन वो जान लगा सकता है, बाजी लगा सकता है, लेकिन उसको ये आभास रहे कि हमारे ऊपर हमारे नेता का बड़ा हर्ष उसको प्राप्त है। अच्छा, उसी संदर्भ में मैं अपना दूसरा उदाहरण देता हूँ, जौनपुर का। जौनपुर में भी वही स्थिति थी, अभी अरशद भाई जुड़ने वाले थे, उनको 3 बार वहां रिकाउंटिंग कराई गई, बिजली काटी गई, और यहाँ तक कि अरशद भाई अंदर थे, काउंटिंग में थे, और उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज करके और आज की तारीख तक उनके ऊपर टिप्पणी किया जाता है। माने वहां पर भी कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से ऊपर से संरक्षण मिलना चाहिए था, उस तरीके से संरक्षण नहीं मिला, और आज की तारीख तक नहीं मिल रहा है। अब मैं बताऊं कि जौनपुर में चुनाव हो चुका है, और वहां पर ईवीएम मशीन रखे जाने तक 2 ट्रक ईवीएम बाहर से आकर के वहां पर खड़ा हो गया। वहां हमारा वहां का वो विधायक लकी यादव है, और वहां सारे अपना कार्यकर्ता ईवीएम मशीन की गाड़ी को रोक लिए, घेर लिए, हंगामा हुआ, और वहां पर लेकिन बड़ी बारीकी के साथ वहां डीएम आया, माफी मांगा, और उसने कहा कि नहीं, ये गाड़ी तो ये बाई फाल्ट यहाँ आ गई थी, और अंत में उसको लिख करके वो तो रिजर्व ईवीएम की गाड़ी बता देते हैं। जी वो कहते हैं कि ये तो रिजर्व मशीन हैं, इसकी गाड़ी है। लेकिन उसके बावजूद भी वहां कार्यकर्ताओं का अभी ऊपर से कितना संरक्षण मिला नहीं मिला, तो बात की बात है, लेकिन तो इन दोनों स्थितियों में तो ये कोई विधायक नहीं था, और अपने बनारस में तो चूंकि अपने प्रधानमंत्री का मामला था, और सीधे सीधे प्रधानमंत्री इन्वॉल्व थे। यहाँ पर ऐसी जगहों पर हमारे कार्यकर्ताओं को भयंकर तरीके से, भारी तरीके से उनको समर्थन करना होगा, और उनको आभास कराना होगा, आभास ही नहीं, उनको विश्वास कराना होगा कि नहीं, हम तुम्हारे ऊपर खड़े हैं। तो हमारा कार्यकर्ता आज की तारीख में कार्यकर्ता ही नहीं, जनता खड़ी हो जाएगी, जनता घेर लेगी इनके काउंटिंग उन पूरे मशीनों को। तो लेकिन ये काम तो राजनीतिक दलों को करना होगा। और उसके बाद एक चीज और भी है कि इस बार हमारा चूंकि इंडिया गठबंधन लड़ रहा है,
तो इसलिए जो पार्टी लड़ रही है उसके अलावा और पार्टियों के सारे नेता लोग तो बिल्कुल प्रशिक्षित होते हैं, ट्रेंड होते हैं, उनको हर तरीके से जिस स्तर पर भी जाना है हो जाने के लिए। तो उन सारे नेताओं को, सारे दलों के जो सक्रिय नेता हैं, इन सारे लोगों को अंदर काउंटिंग का काम या काउंटिंग के अंदर वो कैसे प्रवेश करेंगे, इसकी पुख्ता व्यवस्था करके इन सारे लोगों को अंदर भी हमको संघर्ष करना होगा और बाहर के लिए नेतृत्व हमको तैयार कर रखना होगा। और निश्चित रूप से हम इनको अब तक तो मतलब ये जो कुछ कर चुके हैं, अब उसकी तो ये कौन पट्टी खुलेगा, ये 70 फॉर्म का जब हम लोग चेकिंग करेंगे। लेकिन अब हमको ऐसा लगता है कि अब जो माहौल बन रहा है उसमें इन लोगों की हिम्मत तो नहीं पड़ेगी, और अगर हिम्मत पड़ गई तो जनता इतनी आक्रोशित है कि क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। जी शुक्रिया तिवारी जी। असल में अब ये सवाल जो है, आपने तो संरक्षण की बात कही, मेरा सवाल ये था कि इंडिया गठबंधन क्या ये तय करेगा कि अगर मैंडेट जो है उन्हें लगता है कि चुरा लिया गया है तो वो उसे अस्वीकार करें, ये एक बात। और उसके लिए जरूरी ये होगा कि काउंटिंग एजेंट्स के अंदर आमतौर पर टेक्निकली नए लोगों को भेज देते हैं ना, केवल नॉमिनल तौर पे। आपका कहना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण सलाह है कि जो पार्टी के और जो अलायंस के जो ऐसे लीडर्स हैं जो अंदर भी रेजिस्टेंस दे सकते हैं, उनको वहां पर भेजने का काम करना पड़ेगा। क्योंकि जनरल अगर कार्यकर्ता चला जाएगा, वो अंदर रेजिस्टेंस नहीं दे पाएगा। उस वहां पर इतना फियर साइकोसिस पैदा कर देते हैं, है ना, इतनी पुलिस अंदर रहती है और इतना पूरा वातावरण ऐसा रहता है कि उसमें अच्छा खासा आदमी डर जाए, और छोटा मोटा तो उसको साइड में पकड़ के ले ही जाते हैं, है ना। वो सब तो जो बात कही थी, आदमी के ऊपर 8-8, 10-10 तो अंदर ही हो गए। तो मामला जो है वो बहुत ही अलग तरीके का होता है। तो क्या मैं अब आता हूँ अमरजीत जी के पास में, क्योंकि वो शांति और सद्भाव की बात कर रही थी। अब ये जो पूरा वातावरण है, वो वातावरण इस तरीके का है कि देखिए, एक तो ये भी सवाल बहुत बड़ा है कि जब काउंटिंग होती है तो दोनों तरफ के, मतलब जो नंबर 1 की पार्टी, नंबर 2 की पार्टी, मतलब जीतने वाला, हारने वाला, दोनों तरफ का मोबिलाइजेशन बहुत तगड़ा होता है। बस इतनी सी बात है कि जो हारने वाला होता है उसकी भीड़ धीरे धीरे छट जाती है। जब इलेक्शन का जब रिजल्ट घोषित होता है, तब तक हारे वाला एक भी आदमी घर के बाहर नहीं रहता, सब अपने घर में वो लौट जाते हैं। अब अगर लोग रेजिस्टेंस के लिए खड़े होते हैं तो बहुत सारी संभावना इस बात की है कि कुछ ना कुछ वायलेंस की स्थिति आ सकती है। अगर पहले से वेल प्लान्ड, अगर कोई आंदोलन, जो लोग, एक कमांड रहता है, ऑर्गेनाइजेशन का कमांड रहता है, लीडर का कमांड रहता है, अगर वो सब कुछ तय नहीं है तो एक अनार्की की स्थिति पैदा हो सकती है, जो कि दुखद है, जिसकी चिंता आपने अपने पहले आपने प्रेजेंटेशन के अंदर आपने की है। तो मैं अमरजीत जी, मैं जानना चाहूंगा आप क्या और एडिशनल कोई सलाह आप देना चाहेंगी, क्योंकि आप बड़ी लीडर हैं, आपकी डायरेक्ट पहुंच है। सीधे डी राजा जी तो जो है सीधे सीधे सुझाव रख सकते हैं, और उनका इतना बड़ा व्यक्तित्व है कि वो इंडिया गठबंधन को मनवा भी सकते हैं, है ना। तो क्या मतलब आपका क्या सुझाव रहेगा कि क्या करना चाहिए इंडिया गठबंधन को ऐसी परिस्थिति में? डॉक्टर सुनीलम, एक तो आपने जो कहा और ज्ञानेश ने उसके अंदर एडिशन किया था, वो बात बिल्कुल सच है। क्योंकि मैं भी काउंटिंग एजेंट कुछ इलेक्शंस में, अपने स्टूडेंट डेज में, जब मैं स्टूडेंट फेडरेशन करती थी, तो पार्टी के इलेक्शंस में भी मैं बनती थी। और ये बिल्कुल सच बात है कि जो है इलेक्शन एजेंट खरीद लिए जाते हैं दूसरी पार्टियों के, और फिर मेजॉरिटी बना करके तो अंदर वो खेल खेला जाता है। ये बिल्कुल ट्रू है। लेकिन ये जो बीजेपी का स्ट्रेटजी है, उसको, बीजेपी की स्ट्रेटजी को उन्हीं के मुंह पे मारने की जरूरत है। इसीलिए ये सजेशन सही है कि जितने और इंडिपेंडेंट और दूसरे खड़े हुए हैं उनके साथ अप्रोच करें। ये बात तो इन लोगों को चर्चा में, इस जॉइंट मीटिंग में रखनी होगी कि उनको भी अप्रोच किया जाए कि भी आप या तो भेजो मत, अगर भेजना है तो फिर हम तैयार हैं आपकी मदद करने के लिए। अदरवाइज ये बिल्कुल ट्रू है, इलेक्शन के अंदर एक बार सिग्नेचर ले लिए। हम तो ये भी, आप और हम सब जानते हैं कि बिहार में जो डिक्लेयर्ड थे, विक्टोरियस डिक्लेयर्ड थे, उनको सो कॉल्ड रिकाउंटिंग में कैसे डिफीट
बताया गया था महागठबंधन को हराने के लिए, वो सच्चाई भी हमारे सामने है। तो एक तो मैं ये कहती हूँ कि वो स्ट्रेटजी तो करनी ही चाहिए और उसके ऊपर चर्चा इस मीटिंग में होनी चाहिए कि स्ट्रॉन्ग लोग जाएं, जो मेन पार्टीज के लोग हैं और जो मेन अपोजिशन पार्टीज इंडिया और बीजेपी के अलावा है, उनको अप्रोच अभी से करना, अभी से, पहली को भी क्यों वेट करना, अभी से करना चाहिए। इस चीज के ऊपर हमें बात करनी चाहिए। दूसरी बात जो मैंने बोली थी, मैं उसको फिर से कह रही हूँ, जो हारने वाला है वो इतना डेस्परेट है कि वो बने रहना चाहता है, इसलिए अपने को भगवान घोषित करके अपनी माँ की भी बेइज्जती कर दिया कि मैं उसमें से पैदा नहीं हुआ। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर उनकी डेस्परेशन है रहना, और उनके कैडर को सिग्नल ही होगा कि आप जो है हिंसा पे उतरिएगा, आप इसको सारी चीज को, क्योंकि वो समझते हैं कि मीडिया उनके कंट्रोल में है, तो वो अगर हिंसक सिचुएशन क्रिएट करेंगे उसको दूसरे पे, आप इंडिया ग्रुप के ऊपर थोपेंगे कि ये लोग कर रहे हैं, चूंकि ये हारने वाले हैं, ये हिंसा करवा रहे हैं। तो एक तो मैस मोबिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगी डिसेंट्रलाइज ढंग से। दूसरा, वहां लीडरशिप बहुत मैच्योर चाहिए उस मैस मोबिलाइजेशन में, जो इस चीज को देखे कि किसी किस्म की हिंसा नहीं होने दी जाए, क्योंकि बीजेपी चाहेगी इस तरीके का माहौल होना। और तीसरी चीज ये है कि प्रिपेयर्ड रहना चाहिए टू चैलेंज दिस गवर्नमेंट्स। अगर वो इस तरीके की चोरी करने की कोशिश करते हैं, चोरी नहीं भी कर पाते हैं तो तोड़ फोड़ की कोशिश करते हैं, तो ये जो पॉइंट उभर करके आया है कि अगर मैस मोबिलाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से होगा, लोगों में कितना गुस्सा है, भड़ास है, उन्होंने वोट डाला है, तो चोरी ना हो जाए उनका जो उन्होंने अपना मत दिया है, ये इम्पैक्ट काउंटिंग ऑफिसर्स के ऊपर होना, उन लोगों पे होना। आफ्टर ऑल कॉमन लोगों में से ही वो वहां पर बैठे होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, उनके ऊपर इस साइकोलॉजिकल इंप्रेशन के लिए इस तरीके की मैस मोबिलाइजेशन की प्रिपरेशन करना कि जनता छोड़ेगी नहीं। क्योंकि ये चुनाव जो है ना, इंडिया वर्सेस एनडीए ना हो करके अल्टीमेटली तो ये चुनाव जनता वर्सेस बीजेपी हो गया। तो ये पीपल वर्सेस चुनाव हुआ। ये इंडिया ग्रुप को कहना चाहिए कि आप लोगों ने इस चुनाव को आगे बढ़ाया है और आपकी जिम्मेदारी है इसको सिरे पे पहुंचाने की, और उसके लिए विजिलेंस पॉलिटिकल पार्टीज ने करना है, केवल उनके एक्टिविस्ट ने। जनता ने लड़ा है ये चुनाव, तो जनता ने वो विजिलेंस करना है। तो ईवीएम की मशीनों की सुरक्षा से लेके काउंटिंग के पीरियड में और काउंटिंग के साथ साथ जो सिनेरियो क्रिएट होगा सीट्स के, उसके लिए उसके बाहर जो मोबिलाइजेशन होगा उसमें संयम बरतना, शांति रखना, हार्मनी रखना और अपने को स्ट्रांग, हम मजबूत जमीन पे है, हमें अपने को स्ट्रांग फील करना है। वो कमजोर जमीन पे है, वो हिंसा करने चाहते हैं, हिंसा हम होने नहीं देंगे, लेकिन अपनी जमीन पे खड़े रहेंगे। इस किस्म के वातावरण के लिए जैसे सुनीलम आप सजेशन दे रहे हैं कि कंस्टिट्यूएंसी वाइज इसमें कोई परहेज नहीं करना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज को, सिविल ऑर्गेनाइजेशंस को, मूवमेंट्स को, उनके जो लीडिंग कोई कोऑर्डिनेशन कमिटीज बनाने का, जी, उनको उस तरीके के वो सुझाव हम लोग देंगे कि वो उन सुझावों को उसमें रखा जाए कि वो किया जाए। वो तो जनता ही इस चुनाव को अब चोरी होने से बचा सकती है, और ऐसे लीडर्स जो बिकने के लिए तैयार हैं उनके लिए भी एनवायरनमेंट जनता ही क्रिएट करेगी कि अगर तुम बिकोगे तो पब्लिक तुम्हें छोड़ेगी नहीं। तो वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने की जरूरत होगी। जी, बहुत शुक्रिया अभिजीत जी। मैं तारा जी, मैं चाहूंगा, अभी 5-7 मिनट बाकी हैं, तो आप अगर 2 मिनट में बात रखेंगे तो हम ज्ञानेश जी और किन की टिप्पणी भी 2-2 मिनट की ले पाएंगे। जी बोलें। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि we are making history, but before we make history we have to build a story. अब ये जो 1 तारीख को इनका जो मीटिंग होने वाला है, ये कई किस्म का एक ट्रिगर है हमारे लिए कि वो है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रेस, दिस फाइनल स्ट्रेच जो है। ये जो वहां करेंगे वो करेंगे, दैट उनका जो माहौल उनको बनाना है उसमें से, बट हमें उससे लेकर वी हैव टू जॉइन दैट माहौल एंड मेक इट इवन बिगर। ये एक जो
जब तक हम 4 तारीख काउंटिंग स्टेशन पे पहुंचेंगे, बाय देन हमारा ऐसा माहौल बन चुका होगा दैट वहां अंदर जाने में कुछ और ही किस्म का एक स्पिरिट होगा, अलॉन्ग विद जो हमने बात की है। ये नहीं कि वो सब की जरूरत नहीं है, पर ये जो कैंप, दिस इज अ कैंपेन, दिस इज नॉट जस्ट अ स्ट्रगल फॉर अ फ्यूचर ऑफ इंडिया, पर इस मोमेंट में ये एक कैंपेन है जिसे हमें जीतना ही जीतना है, एंड वी आर कंट्रोलिंग दिस कैंपेन। ये भी हमें ठान लेना चाहिए, विथ पीस एंड डिग्निटी बट डिटर्मिन्ड। ये दृढ़ता तो जो हमने सामने लानी है, ये करना ही करना है। सो ये हमें प्रेपरेशन अब से ही हम शुरू कर रहे हैं, पर ये जो फर्स्ट का शुरू होगा उनका मीटिंग, वहां से इट इज अ क्यू फॉर अस कि हम, जैसे अमरजीत कौर जी कह रही थी, ये सब कैन बी बिल्ट इनटू, जी वहां पे शुरुआत उनकी होगी, therefore we can build on what they do. Thank you. जी असल में मुझे ऐसा लगता है कि 1 तारीख की जो मीटिंग होगी, गोदी मीडिया उसकी इतनी बखिया उधेड़ेगा कि कौन आया कौन नहीं आया, प्रधानमंत्री पद के लिए क्या बहस हो गई, उसका इतना पोस्टमार्टम वो कर देंगे कि वो इंडिया गठबंधन को रिडिक्यूल कर देगा गोदी मीडिया। ये मामला, इसको एक नैरेटिव के साथ में इसको टेक ऑन करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि देश के अंदर यूट्यूबर्स ने बहुत बढ़िया काम किया है और वी मस्ट सैल्यूट टू देम, है ना। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब उनकी भूमिका, ये जब 1 तारीख के चुनाव के बाद में इसके अंदर तो ये है कि पंजाब में घुस नहीं पा रहे हैं, तो ये जो आखिरी वाला है इसमें तो इंडिया गठबंधन काफी आगे रहने वाला है। लेकिन इसके बाद एग्जिट पोल से वो पूरा माहौल बिगाड़ेंगे कि 350 आ रहे हैं तो 400 आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन तो बहुत नीचे आ रहा है, कांग्रेस तो 50 भी नहीं लाएगी, मतलब इस टाइप का वो पूरा माहौल खड़ा कर देंगे। उसको तोड़ना, इसके लिए बहुत अभी तक जितने यूट्यूबर्स लगे हैं, मुझे लगता है कि वो कम पड़ जाएंगे। तो बहुत सारे जो नए यूट्यूबर्स हैं, जिलों के स्तर पे, गांव के स्तर पे, इन सबको ये कमान अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, नैरेटिव बनाने की कि इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है और ये हारने के लिए जा रहे हैं, किन किन आधार पे हारने जा रहे हैं। तो बस मैं एक मिनट की टिप्पणी, ज्ञानेश जी एक टिप्पणी आपकी और मुकेश जी की एक टिप्पणी, ये ना एक दो वाक्य ही कुछ हो सकते हैं क्योंकि समय हो रहा है। तो डॉक्टर साहब, ये बहुत सही कहा आपने कि नैरेटिव ऐसा सेट करना होगा हमें, और मैंने इस मामले में जो भी मुझसे बनता है पहले से मैंने, और ये वो आधिकारिक रूप से जो जब माहौल ऐसा था कि भाई इंडिया गठबंधन कुछ है ही नहीं, ऐसे समय में मेरा एक वीडियो भी है, सत्य हिंदी पे भी मैंने बोला था और भी कुछ चैनल पे, कि भाई 150 के नीचे बीजेपी जाएगी, और आज 150, 160, 180 तक लोग बोल रहे हैं, 150 के नीचे भी जा सकती है बीजेपी, और सच भी है ये। और दूसरी बात यह है कि मेरा एक वीडियो ऐसा भी है और मैंने बोला भी, और लोगों को देखते हैं जो भी, क्योंकि हम बैठे बैठे अंदाज ये कर रहे हैं, मगर जनता का मानस जो है, जनता तो ये एक बड़ी लहर तो है मोदी के खिलाफ में, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी बात यह है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी करके कांग्रेस सामने आ सकती है, इस बात पे आज शायद भरोसा करना मुश्किल होगा, मगर आ सकती है। देखिए, और कांग्रेस अगर, बीजेपी अगर 150 के नीचे गई तो वैसे भी कांग्रेस ऊपर आ जाएगी, और ये सिचुएशन देखते हुए इंडिया गठबंधन को 300 के ऊपर जो बोलते हैं ना, तो डेफिनेटली मैं बोल रहा हूं कि इनकी सरकार बन रही है, इसमें कोई शक नहीं। ये जो बदमाशियां करेंगे ना, तो इसके लिए जनता में ही ऐसा आक्रोश दिखाना होगा, है असल में है। और यूट्यूबर्स की बात आपने की है, सोशल मीडिया का मार्केट, अब ये गोदी मीडिया या अभी क्या बोलते हैं इनको, चमचा मीडिया बोला जा रहा है अभी आजकल, तो ये चमचा मीडिया से कई गुना यूट्यूबर्स का मार्केट ज्यादा है, रीच इनका ज्यादा है, लाखों में है, करोड़ों में है, लाखों में करोड़ों में। इसलिए गोदी मीडिया या ये जो चमचा मीडिया ये तो गया, समझ लीजिए। तो इसलिए सिर्फ जनता को ये उनके माइंड में, ये माइंड गेम है, उनके माइंड में ये दिखाना होगा कि श्रीलंका के वीडियो, फिर से मैं ये याद दिलाना चाहूंगा कि श्रीलंका के वीडियो भेजना चाहिए। मैंने एक आज पोस्ट भी डाली है कि वो उसका अगर हो सके आपको अच्छी लगे तो ट्रांसलेट करके इधर उधर भेजिए, क्योंकि क्या क्या करना है ये हमको समझाना होगा, सिर्फ भावना व्यक्त करने से नहीं, स्टेप बाय स्टेप समझाना होगा। तो उसका मेरी छोटी सी पोस्ट है, तो इस तरीके से होगा। मुझे लगता है कि सरकार इंडिया आघाड़ी की आएगी, इसमें कोई शक नहीं, मगर ये बदमाशियां करेंगे, हमें सावध रहना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आखिरी टिप्पणी, समय हो